डियर स्टूडेंट्स, आज वर्ग 10 के भूगोल विषय लेकर मैं उपस्थित हूं और इसका पहला चैप्टर है संसाधन तथा उसका विकास। आज हम इस चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे और इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो संसाधन, जैसा कि आप देख रहे हैं, संसाधन वे वस्तुएं होती है जो मनुष्य के जीवन की आवश्यकता को पूरा करते हैं और विश्व में, जैसा कि आप जानते हैं, संसाधनों के भंडार सीमित हैं, इसलिए इसका उपयोग हम लोग को विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए ताकि हम जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं अपनी जरूरत को तो पूरा कर ही सके, साथ ही साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके और अपना जीवन जी सके। तो अब आप संसाधन का अभिप्राय समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है। तो यही याद रखना है कि वे वस्तुएं जो हमारे जीवन की आवश्यकता को पूरा करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं और विश्व में जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका विवेकपूर्ण उपयोग जो है जरूरी है ताकि हम जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं उसके साथ साथ अगला पीढ़ी जो आएगा वो भी इसका उपयोग कर सके, तो इस तरह से उनका भी आगे का जीवन सही ढंग से गुजर सके। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का लेते हैं, संसाधनों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। विद्यार्थियों, संसाधन तो बहुत तरह के हैं, हम इनके लिए कुछ आधार का चुनाव किए हैं, कौन कौन आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक को जैव कहते हैं, दूसरे को अजैव। जैव मतलब जिसमें जीवन है या जो सजीव है, अजैव जो निर्जीव है। दूसरा हमने समाप्यता के आधार पर, यानी वैसे संसाधन जो एक दिन समाप्त हो जाते हैं, तो उसके आधार पर हम देखते हैं तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दो वर्गों में हम इसको विभाजित कर रहे हैं। नवीकरणीय का मतलब हुआ कि जो संसाधन एक बार उपयोग हम करते हैं उसको दोबारा भी उपयोग करें, ये नवीकरणीय है, या उसकी पूर्ति पुनः हो जाए। और दूसरा अनवीकरणीय का मतलब हुआ कि एक बार उपयोग करने के बाद हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आपका ध्यान कोई संसाधनों पर चला गया होगा कि कौन नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है। अब जल है तो जल हम उपयोग करते हैं और एक साल के अंदर फिर हमको वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो जल जो है वो नवीकरणीय हो जाएगा। अनवीकरणीय क्या है? अनवीकरणीय जैसे कोयला है, कोयला को हम एक बार उपयोग करते हैं, जहां से निकाल करके उस जगह पर पुनः वो नहीं बन पाता है, तो इसलिए हम इसको अनवीकरणीय में रखते हैं। तीसरा जो आधार हमने अपनाया है स्वामित्व के आधार पर, माने अधिकार। तो संसाधन आप देखते होंगे कि कोई किसी खास व्यक्ति का होता है कोई चीज, इसके बाद कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। कोई संसाधन है जो राष्ट्रीय, राष्ट्र स्तर के हैं, पूरे राष्ट्र के लोगों का अधिकार होता है। और कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो जिस पर पूरे विश्व के लोगों का अधिकार होता है। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर हमने चार भाग में इसको वर्गीकृत किया। व्यक्तिगत, यानी किसी खास आदमी का वस्तु या संसाधन जो कहो। दूसरा सामुदायिक, जो पूरे समाज के लोगों का जिस पर अधिकार हो। तीसरा राष्ट्रीय, जो पूरे राष्ट्र के लोग जिस पर अधिकार रखें। और वैश्विक, यानी अंतरराष्ट्रीय भी कह सकते हैं इसको, जिस पर पूरे दुनिया के लोग अपना अधिकार रखते हैं। तो इस तरह से हमने स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर भी हम संसाधन का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से संसाधन के वर्गीकरण के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसका उत्तर हम जैसा कि कहे आप इसको दे सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, याद रखना, कोई भारी चीज नहीं है। और इसी चैप्टर का फिर हम एक अगला सवाल लेते हैं, आपके सामने दे रहे हैं।
संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कुछ कारण, 4 कारण के बारे में यहाँ चर्चा करना है हमको। ये आवश्यक क्यों है संसाधन का संरक्षण? संरक्षण का मतलब उसका हिफाजत, रख रखाव। संरक्षण करने का ये मतलब नहीं कि उसका हम उपयोग नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से उपयोग करें कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम इसका उपयोग कर सके और सोच समझ करके करें, विवेकपूर्ण ढंग से करें। तो इसके उत्तर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वही एक ही बात है। तो पृथ्वी पर आप जानते हैं संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब जैसे जंगल है, पर्वत है, नदी है, भूमि है, ये सब क्या है? सब सीमित मात्रा में है, सब बढ़ने वाले नहीं हैं। तो इसका उपयोग हमको विवेकपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण का मतलब कि बहुत सोच समझ करके हमको करना होगा। ऐसा क्यों करना होगा? इसलिए कि वर्तमान जो अभी हम लोग जिस पीढ़ी में हैं, हम लोग तो उपयोग करें ही, आगे जो आएगी भावी पीढ़ी वो भी इसका उपयोग कर सके। और अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर हम संसाधनों को सोच समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया, तो आगे आने वाला जो हमारी पीढ़ी, आगे आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, वो उसके सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी और फिर मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अतः संसाधनों का संरक्षण जरूरी है और निम्नलिखित कारणों से भी इसका जरूरी है। जैसे देखिए, अब जैसे वन है, अब वन हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि वन कई तरह समाज उपयोगी है, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों तरह से। और सबसे बड़ी बात तो कि वन के जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे वायुमंडल में वायु का जो ये है, ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब की मात्रा को ये संतुलित रखने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम इसका संरक्षण नहीं किए वनों का, तो वायु प्रदूषण होगा और ये जो संतुलन है वायुमंडल में वायु का, वो बिगड़ जाएगा। और वायु के संतुलन बिगड़ने का मतलब कि मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से वनों का जो है संरक्षण बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भूमिगत जल का स्तर। अब जानते हैं जल ही जीवन है, सुने होंगे, और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं, यानी जल के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन के बारे में। जैसे आप सुने होंगे हर आदमी के शरीर में 70% जल होता है। अब सोचिए, एक छोटी बीमारी या कोई ये होता है, तुरंत डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं अब इसको पानी चढ़ाना चाहिए। तो निरंतर उपयोग इतना ज्यादा ये भूमिगत जल का हो रहा है कि उसके कारण लगातार उसका स्तर नीचे जा रहा है। और अब जानते हैं कि जब नीचे जाएगा जल स्तर, यानी जल की कमी हो रही है, यानी जितना जल की खपत है उतना हमको प्रकृति में नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है जल का स्तर नीचे जा रहा है दिनों दिन। और इससे होगा क्या कि बहुत से जगहों पर कृषि कार्य बाधित होंगे, उससे पीने की भी समस्या होगी, खास करके वैसे इलाके में जहां गरीब लोग रहते हैं, वो अंदर से पानी निकालने में उनको कठिनाई होगी और वो जल के ये जो कमी है उसको वे महसूस करेंगे और बहुत कठिनाई होगी उससे। फिर है, आधुनिक जीवन में देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इसको बढ़ने से सभी संसाधनों पर दबाव पड़ा है। खासकर खनिज संसाधन की बात अगर हम करें तो आज के जीवन में ये बहुत जरूरी है और इसके बिना जो है सो आज का जीवन संभव ही नहीं है। अब जहां तक देखिए, जितने भी उद्योग हैं उसका जो कच्चा माल है, अधिकांश कच्चा माल खनिज से ही प्राप्त होता है। उद्योग को चलाने के लिए जो ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए जो संसाधन हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, ये सब जो है हमको खनिज के रूप में मिलते हैं। और अगर वो समाप्त हो जाएंगे, कल्पना कीजिए कि ये उद्योग कैसे चलेंगे। इसके बाद हम ये सब सोच करके जो है सो इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। अगर खनिज को हम बचा करके नहीं रख पाएंगे, अगर हम सही ढंग से इसका उपयोग नहीं करेंगे, अगर अंधाधुंध उपयोग करेंगे, तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए खनिजों का संरक्षण बहुत आवश्यक है आज के युग में, क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है या आगे भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसका जरूरत पड़ेगा ही। तो इस तरह से हम चौथा पॉइंट लेते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि भूमि पर
आवास निर्माण, घर, आवास निर्माण मतलब घर। जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए आवास चाहिए ही, और आवास जब भी बनेगा तो जमीन पर ही बनेगा, और उससे होगा क्या कि हमारा जो कृषि वाला जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं, वो बराबर जो है वो गैर कृषि क्षेत्र में बदलता चला जाएगा, और इससे इसका दुष्परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हैं। जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ेगी, आवास की समस्या बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में हमको भूमि का जो है योजनाबद्ध उपयोग करना होगा, जिसके कारण हम ये जो कृषि योग्य भूमि है उसको हम बचाएं, क्योंकि कृषि एक ऐसा चीज है कि मनुष्य को कभी भी इसकी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आदमी जितना भी मान लीजिए पैसा कमा जाए कुछ करे, लेकिन खाने के लिए तो उसको अन्न ही चाहिए, और अनाज जब भी आएगा तो कृषि से ही आएगा, क्योंकि ये तो कारखाना में बनेगा नहीं, कोई वैज्ञानिक अनाज बनाएगा नहीं। तो इसलिए हमको कृषि योग्य भूमि के बारे में सोचना है, उसका संरक्षण करना है, बचाना है, ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है सो सुखपूर्वक जीवन बिताए, उसको कठिनाई महसूस न हो। तो इस तरह से आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया, और अब हम आगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन और इसकी आवश्यकता क्या है नियोजन की, और उसके लिए 3 स्तर की बात हम करेंगे। तो संसाधनों का जो उपयोग है उसके लिए हमने 3 वर्ड लिया है, योजनाबद्ध, विवेकपूर्ण और न्याय संगत। यानी इस तरह से अगर हम संसाधन का उपयोग करेंगे तो इसी को हम कहते हैं संसाधन नियोजन। यानी योजनाबद्ध, कोई भी संसाधन को एक योजना के तहत, एक प्लानिंग के तहत हम उसका उपयोग करें। विवेकपूर्ण, बहुत सोच समझ करके विचार कर लें, इसके बाद हम सोचें कि कैसे खर्च करना है। न्याय संगत, न्याय संगत का मतलब हुआ कि इससे हर तरह के आदमी को लाभ मिले, ये नहीं कि किसी के पास बहुत हो और कोई जो है संसाधन के अभाव में जीवन जिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जब हम व्यवस्था करते हैं तो इसको हम संसाधन नियोजन कहते हैं। फिर संसाधन नियोजन कारण की बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो 2 कारणों से आवश्यक है ये। पहला है कि संसाधनों की मात्रा सीमित है, बार बार आपको हम बतला रहे हैं कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और दूसरा है संसाधनों का वितरण असमान है। यानी दुनिया का आप नक्शा देखिएगा या अपने देश का ही देखिए, तो हर संसाधन हर जगह नहीं है। अब जैसे भारत की बात अगर हम करें तो भारत का जो उत्तर का मैदान है उसमें खनिजों की कमी है, दक्षिण भारत में चले तो कृषि योग्य भूमि की कमी है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि संसाधन जो वितरण है वो असमान है। तो इसलिए भी हमको इसका नियोजित ढंग से खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह के संसाधन से दूसरे जगह के संसाधन, दूसरे जगह के लोगों को भी उस संसाधन की आवश्यकता है, तो हमको वहां भी उस संसाधन को भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 कारणों से संसाधनों का नियोजन जरूरी है। एक, पहली बात कि संसाधनों की मात्रा सीमित है, दूसरी बात कि संसाधनों का वितरण असमान है। अच्छा, संसाधनों नियोजन के विभिन्न स्तर क्या हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले संसाधनों की हम पहचान करेंगे, संसाधन की पहचान करेंगे कि कौन संसाधन है जो हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा, सूचीकरण, उसका जो है हम एक सूची बनाएंगे कि कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं हमारे देश में। इसके बाद उसकी गुणात्मकता, हम क्वालिटी देखेंगे उसका कि जो संसाधन है, अब जैसे कोयला है तो उसमें हम देखेंगे कि किस क्वालिटी का कोयला है। लोहा का पत्थर है तो हम देखेंगे कि उसमें लौह अंश कितना है। उसी तरह से और भी संसाधन है तो उसके हम क्वालिटी को देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखें मात्रात्मकता कि हमारे पास कितना मात्रा में उपलब्ध, जैसे कोयला है, कहीं कोयले का भंडार मिला तो हम पता लगाएंगे कि कितने क्षेत्र में कोयले का भंडार ये फैला हुआ है। अगर बहुत कम क्षेत्र में होगा तो उस पर निकालने में जो है सो ज्यादा खर्च पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसका अनुमान पहले ही लगा लेते हैं। तो इस तरह से संसाधन नियोजन के लिए 3 चीज हम करेंगे। पहले हम उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका सूची बनाएंगे, फिर उसका क्वालिटी के बारे में जानकारी लेंगे कि किस क्वालिटी का ये संसाधन है, कितना दिन तक हमारे लिए उपयोगी है, कैसे कैसे गुण है इसके अंदर। और इसके बाद फिर हम मात्रा का अनुमान लगाएंगे कि यह कितना उपलब्ध है, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में होने के बाद ही जो है हम उसको निकालने का ये करेंगे। क्योंकि हम जो
प्रौद्योगिकी अपनाएंगे उसको निकालने के लिए उस पर हमको खर्च आएगा। अगर बहुत कम मात्रा में है या बहुत अधिक खर्च करने पर बहुत कम उससे हमको लाभ मिल रहा है तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से संसाधन नियोजन के लिए जो है तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जैसे कोई संसाधन है तो बिना प्रौद्योगिकी के बिना जो है हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत से संसाधन है तो उसके लिए हमको ऐसा टेक्नोलॉजी या कौशल अपनाना होगा कि आसानी से हम उसका निष्कर्षण कर सकें। संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी एक योजनाबद्ध तरीके से जो है सो हम उसको निकालने की विधि अपनाएंगे। फिर है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, यानी जो देश में विकास के लिए जो योजनाएं बनती है उसके साथ भी हमको संबंध स्थापित करना होगा कि देश के विकास के में ये संसाधन कितना हमारे लिए योगदान दे सकता है और इस पर कितना खर्च आएगा, ये सब भी बात हमको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से संसाधन नियोजन की जो आवश्यक बातें थी अब आपको जानकारी हो गई होगी। और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी चैप्टर का, प्राकृतिक संसाधन तथा मानव निर्मित संसाधन से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर संसाधन का फिर एक तरीका से वर्गीकरण कहिए। कुछ संसाधन आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मनुष्य जो है अपने कौशल के द्वारा, अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है विकसित करता है। तो प्राकृतिक संसाधन की अगर हम परिभाषा कहें, बहुत साधारण सी परिभाषा है कि प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप जो हमको संसाधन उपलब्ध है। अब जैसे वन है तो प्रकृति ने हमको दिया है, नदी है प्रकृति ने दिया है, पर्वत है प्रकृति ने दिया है, भूमि है प्रकृति ने दिया है। आदमी को इसमें इसको बनाने के लिए आदमी का कोई योगदान नहीं है। अब उसी तरह से अगर हम देखें, अगर कहीं नदी पर बांध बनाते हैं तो मानव निर्मित संसाधन है। कोई मशीन बनाता है आदमी तो मानव निर्मित संसाधन है। घर बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, सड़क बनाते हैं, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के बारे में आप समझ गए होंगे और उदाहरण के तौर पर भी हम आपको बताए जैसा कि प्राकृतिक संसाधन जो है प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप हमको प्राप्त है और जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज है, ये सब है। और एक बात और इसके साथ लगी हुई है कि इस सब को जो है हम सीधे उपयोग नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी और तकनीक के द्वारा और कुछ इसके लिए प्रौद्योगिकी विकसित करके कुशलता स्किल्स जिसको कहते हैं विकसित करने की आवश्यकता होती है। और मानव निर्मित संसाधन ये मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है। जैसे आप देख रहे हैं नदी पर बड़े बड़े बांध बनाते हैं, नहर निकालते हैं, बिजली बनाते हैं। मशीन है कई तरह के जिससे हम कई चीज का उत्पादन करते हैं। उद्योग धंधा है, घर है, सड़क, तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रकृति संसाधन क्या है और मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन क्या है। अब हम इस चैप्टर के लिए जो है इस चैप्टर में अगले प्रश्न के लिए हम बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाले मिट्टियों के नाम तथा उनके राज्यवार विवरण बताइए। अब हम आप जानते हैं मिट्टी एक जिसको मृदा भी कहते हैं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी जीव हो। तो मृदा जो है या मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और भारत जो हमारा देश है मिट्टी के मामले में बहुत ही समृद्ध है। और यहाँ मोटे तौर पर देखा जाए तो 6 तरह की मिट्टी जो है हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कहते किसको हैं? जो बड़े बड़े नदियों के द्वारा जो बहा कर लाए जाते हैं अवसाद और वो उसका जो निक्षेपण होता है उससे जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर परिभाषा पूछी जाए तो बड़ी साधारण परिभाषा है कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। और अगर हम अपने देश में कहें कि कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है तो हमको भारत के उत्तर भाग में चलना होगा। पंजाब से शुरू करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी यह मिट्टी है। इसके बाद जो तटवर्ती मैदान है, खास करके हमारे देश का जो पूर्व तटीय मैदान है उसमें भी यह मिट्टी पाई जाती है। और जैसा कि हमने आपको बतलाया कि यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मिट्टी आती है हमारे देश में वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की जहां तक बात है निर्माण की तो ये आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टान यानी जो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी के लावा के द्वारा जो आते हैं ऊपर
और ठंडा होने के बाद चट्टान बनते हैं, तो उसी के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके कण महीन होते हैं, पहला गुण है इसका। इसके बाद नमी धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है और मिट्टी की अपेक्षा। तीसरा है कि शुष्क मौसम में यानी गर्मी के दिनों में खास करके इसमें दरारें पड़ जाती है। और एक और इसका ये गुण है कि जब पानी पड़ेगा सूखने के बाद तो ये चिपचिपा हो जाता है, जुताई करने में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए किसान लोग करते क्या है इसमें कि पहली जब बारिश होती है उसी समय इसकी जुताई कर दी जाती है। तो इस तरह से दो मिट्टी हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और मिट्टियों के बारे में देखते हैं। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के कण जो है वो, ये लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है इसका निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से, और इसका रंग जो है लाल होता है। कारण ये होता है कि इसमें लोहा का अंश होता है। लोहा के अंश होने के कारण मिट्टी का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। यह मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। और अगर हम भारत में देखें कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तमिलनाडु तरफ भी जो है कुछ क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से लाल मिट्टी के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। फिर अगला है, चौथा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी वो जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अब आप का ध्यान गया होगा कि भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम चले भारत के दक्षिणी भाग में, जहां कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। ये सब राज्यों में जो है लेटराइट मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण वहां के जो चट्टानों का निक्षालन होता है और उसी से जो है सो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और फिर असम जानते ही हैं, असम, मेघालय, वहां भी वर्षा बहुत अधिक होती है, तो वहां भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है सो खासकर दक्षिण भारत में इसका ज्यादा ये है, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है तो उधर पाया जाता है, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। और फिर असम, मेघालय का क्षेत्र है तो उधर भी ये मिट्टी पाई जाती है। फिर रेगिस्तानी मिट्टी, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, रेगिस्तान का मतलब होता है बालू वाला क्षेत्र। तो ये कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है सो जहां है वहां ये होता है। तो हम अपने देश में अगर देखें तो ये क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, जो थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, और उसमें बालू का अंश ज्यादा होता है और कम उपजाऊ होता है, ह्यूमस वगैरह नहीं होता है इसमें। तो इस तरह से जो ये रेगिस्तानी मिट्टी है हमारे राजस्थान राज्य के जो पश्चिमी इलाके हैं उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो अंतिम है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है वो भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ह्यूमस वगैरह कमी होती है। तो इस तरह से पूरे भारत के 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई और बड़ा ही आसानी से आपको जो है समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी चैप्टर का। यह भूमि क्षरण तथा भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? और भूमि क्षरण के 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए कि भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण क्या है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति जब कम होने लगती है तो उसको भूमि क्षरण कहा जाता है। यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना भूमि क्षरण कहलाता है या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब है कि इसका कारण क्या हो सकता है, कम से कम 4 कारण को व्याख्या की बात आ रही है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एक बार फिर कि ये भूमि क्षरण या निम्नीकरण क्या है। तो मृदा की उपजाऊ शक्ति का लगातार कम होना यानी घटना, यानी दिनों दिन जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होना भूमि क्षरण कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा आपको, एक लाइन में केवल कि भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना भूमि निम्नीकरण है या भूमि क्षरण है। अच्छा, अब कारण क्या है इसका? अब जरा कारण पर हम गौर करें तो सबसे पहले भूमि अपर्दन। अपर्दन मीन्स आप जानते होंगे कि भूमि का जब ऊपरी परत कोई कारण से हटता है, कौन कौन से कारण आपको हम बतला रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अपर्दन होना, भूमि का अपर्दन या मृदा अपर्दन भी आप सुने होंगे। तो इसके लिए मुख्य कारक कौन कौन जिम्मेवार है? देखिए, पहला है वर्षा का जल, दूसरा है पवन और फिर है हिमनद। ये 3 जो हैं, ये 3 कारक ये जो है मुख्य रूप से भूमि अपर्दन के लिए जिम्मेवार हैं। आप कहेंगे वर्षा का जल, तेज वर्षा का जल जब पृथ्वी पर आता है तो वह जो है भूमि का कटाव करता है, ऊपरी परत को हटाता है और वही मृदा अपर्दन कहलाता है। दूसरा है पवन, तेज हवा, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में,
या जहाँ की जमीन जो है सो ढीला ढाला है, उसको घर्षण के द्वारा वो जो है अपर्दन करता है और अपने साथ उड़ा करके ले जाता है, और जहाँ उसकी शक्ति कमजोर होती है लेके छोड़ देता है उसको। तीसरा है हिमनद। हिमनद जो है वो ऐसे पहाड़ी, ये ऊंचे पहाड़ी इलाके में जैसे हिमालय है, वहां पर हिमनद पाए जाते हैं, यानी बर्फ जब वहां से पिघलता है तो अपने साथ वो भी जो है ये तल को काटता है, यानी परत को जो है सो उखाड़ते हुए लेकर के नीचे आ जाता है, ये बहाते हुए। तो हिमनद के द्वारा भी जो है भूमि का अपर्दन होता है। तो ये तीन कारक मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। वर्षा का जल, दूसरा पवन और तीसरा हिमनद। इससे क्या होता है, ऊपरी परत नष्ट होता है और इसी को हम भूमि अपर्दन कहते हैं। बहुत आसान इसकी परिभाषा है। भूमि अपर्दन क्या है, तो भूमि का ऊपरी परत नष्ट, भूमि अपर्दन है। कारण कौन है, तो तीन कारण है, वर्षा का जल है, पवन है, हिमनद है। ये कैसे करते हैं आपको हमने बता दिया। अब चलिए भूमि प्रदूषण ये क्या है। भूमि प्रदूषण इससे भी जो है सो भूमि क्षरण होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। ये क्या करते हैं, आप जानते हैं आजकल कारखानों का युग है। अब होता क्या है कि उद्योग से जो प्रदूषित जल निकलता है, जिसमें कई तरह के केमिकल घुले होते हैं, कूड़ा कचरा है, और तो इसके कारण जो है सो ये जब जमीन पर फैलते हैं तो इनकी उपजाऊ शक्ति छीन होती है। यानी कहने का मतलब कि उद्योग से निकलने वाले जो प्रदूषित जल है, कूड़े कचरे हैं, वे हमारे जमीन के उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं, और इसी को हम भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद और क्या है, पशुचारण तथा वनों की कटाई। पशुचारण क्या, आप देखेंगे खासकर पहाड़ी ढालों पर जो हिमालय क्षेत्र है, उधर पशुचारण ज्यादा होता है। और ये जानवर होते क्या, जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, और भी जानवर हैं, ये सब जड़ से कबाड़ देते हैं घास को, जिसके कारण जमीन ढीला पड़ जाता है। और जब वर्षा होती है तो ऊपरी परत जो है सो हट जाता है कट करके, यानी अपर्दन करेगा वो। इसके बाद वनों की कटाई। आप जानते हैं कि वनों के जो पेड़ हैं वे जमीन को अपने जड़ के द्वारा जो है बांधे रहते हैं, लेकिन जब पेड़ की कटाई हो जाती है तो जमीन ढीला ढाला हो जाता है, और वर्षा का जल जब पृथ्वी पर आता है उस जंगली क्षेत्र में, उस पहाड़ी वो क्षेत्र जहां वन की कटाई हो गई है, तो उसके ऊपरी परत को आसानी से उखाड़ लेता है और उसको हटा करके अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो अंधाधुंध कटाई के कारण जो है सो बहुत बड़ा जो जंगली क्षेत्र था, अब वो वहां का जो है सो ये मिट्टी अपरदन के कारण अब वो क्षेत्र जो है सो बेकार होते जा रहा है। इसके बाद उपजाऊ शक्ति, जब आप जानते हैं कि भूमि का ऊपरी परत ही उपजाऊ होता है उसमें, और जब वो हट गया तो उपजाऊ शक्ति कम हो ही जाएगा। इसके बाद उद्योग धंधे। चूना पत्थर, आप सुने होंगे, चूना पत्थर एक उद्योग है। तो चूना पत्थर की जो पिसाई होती है तो उससे जो उसके जो डस्ट उड़ते हैं, कण उड़ते हैं, वे फैलते हैं जमीन पर, जो हमारी उपजाऊ जमीन है उसके ऊपर, और उसके द्वारा क्या होता है कि उसमें मिल करके जो उपजाऊ शक्ति है उसको कम करते हैं। अच्छा, चीनी मिट्टी के बर्तन जहां बनते हैं उससे जो डस्ट उड़ता है वो भी जो है सो धूल कण उड़ करके खेतों में जाते हैं, और उसके कारण भी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ये हमारी जो मिट्टी है उसकी कैसे उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, और उपजाऊ शक्ति कम होना ही जो है वो भूमि क्षरण है। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, अभी हम उसके बारे में चर्चा भी किए थे, और मृदा अपरदन किस प्रकार होता है। तो मृदा अपरदन के बारे में ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बतलाए हैं, फिर भी देखिए इसको एक बार। तो एक लाइन में याद करना है कि मृदा के ऊपरी परत हटना मृदा अपरदन कहलाता है। एक लाइन में इसको याद कर लेना है, मृदा अपरदन का ऊपरी परत हटना मृदा अपरदन कहलाता है। और इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, तो पहला है प्रवाहित जल यानी वर्षा का बहता हुआ जल, दूसरा पवन यानी तेज हवा, तो ये जो है ये सब तो है ही। इसके बाद प्राकृतिक कारक तो है ये है ये सब। इसके बाद है पेड़ों की कटाई, ये जो मनुष्य काम करते हैं, पशुओं की अति चराई। तो ये सब से जो है होता क्या है कि जमीन ढीला ढाला हो जाता है, और ऊपरी परत जो है सो आराम से वर्षा के जल के द्वारा हट जाता है। तेज पवन अभी अब आपको हम बतलाए कि जहाँ की जमीन ढीला होता है, खासकर रेगिस्तानी इलाके में, ये जो तेज हवा है जिसको हम पवन कह रहे हैं वो ज्यादा जो है सो अपर्दन करता है। अच्छा, प्राकृतिक कारक तो और ये है ही। इसके बाद फिर पेड़ों की कटाई, ये आदमी जो है अंधाधुंध जो है वनों में जो पेड़ है उसको काट करके
और ये मतलब इसको बढ़ा दिया है लोग। पशु की अति चराई, आपको बतलाए कि भेड़ बकरियां ये सब जो हैं खासकर ढलाई जो ढालू इलाके हैं हिमालय क्षेत्र वाले, उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये सब। तो मानवीय कारक में फिर एक बार देख लीजिए कि मानव द्वारा जो वनों की कटाई होती है, अति पशुचारण यानी जरूरत से ज्यादा जो है सो निर्माण एवं खनन कार्य, ये निर्माण और खनन कार्य के द्वारा भी जो है भूमि का परत हटता है ऊपर वाला। जैसे आप देखें सड़क निर्माण हो रही है या रेलवे लाइन बिछाया जाता है तो मिट्टी को काट कर हटाना पड़ता है। इसके बाद कोई घर बना रहा है तो उसमें जो है सो मिट्टी को, इसके बाद कहीं माइंस है, किसी चीज का जो है ये जब माइंस ये होता है तो वहां के मिट्टी को हटाया जाता है। तो इस तरह से जो है सो ये करके और मृदा अपरदन को जो है सो बढ़ावा दिया जाता है। तो अच्छा, ढालू जमीन ये जैसे है, अब वहां पर लोग क्या करते हैं कि अगर ऊपर से नीचे हल चलाते हैं तो उसमें अवनालिका बन जाता है और उस अवनालिका के अंदर से पानी जब जाता है तो मृदा का कटाव ज्यादा करता है और उससे आसानी से जो है मिट्टी का कटाव होता है। तो ये सब मानवीय कारक हैं। एक बार फिर आप सुन लीजिए, मानवीय कारक यानी मनुष्य कैसे जो है मृदा का अपरदन करते हैं। तो सबसे पहले वनों की कटाई हो गई, जंगल को काट दिए, पेड़ हट गया जिसके कारण जमीन ढीला हो गया। पशु चारण देख रहे हैं, पशुओं के चराई के कारण वो घास उखड़ गया, जिस इलाके का जमीन ढीला हो गया वो तेज पवन चलेगा, तेज बारिश होगी, कट करके बहेगा। इसके बाद निर्माण एवं खनन कार्य के बारे में आपको हम बतलाए, सड़क बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, नहर बनाना, घर बनाना। इसके बाद खनन कार्य जैसे कोई माइंस वगैरह है उसमें जो है, अच्छा कृषि करने का तरीका भी कहीं कहीं गलत है। जैसे ढालू जमीन है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते हैं जिससे नाली टाइप का बन जाता है और मृदा का अपरदन ज्यादा करता है। तो इस तरह से हम देखें कि मानवीय कारक जो है सो बहुत बड़ा जिम्मेवार है मृदा अपरदन के लिए। प्राकृतिक कारण में हम देखें, प्राकृतिक कारण में जो पवन, जिसको हम तेज हवा को हम जैसा कि जानते हैं कि पवन कहा जाता है, जल, वर्षा का जल, और फिर हिमनद, हिमनद यानी जो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं, पर्वत शिखर के ऊपर जो है सो जो बर्फ है जब पिघलते हैं तो वे भी अपने साथ मिट्टी का कटाव करते हुए नीचे ले आते हैं। तो इस तरह से ये तीन, पवन, जल तथा हिमनद, पवन का मतलब हुआ तेज हवा, जल यानी वर्षा का बहता हुआ जल, हिमनद का मतलब वो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बर्फ है उनको कट करके और नीचे बह करके आना। तो ये जो है अपरदन करने वाले प्रकृति में मुख्य ये तीन है। बहते जल से भूमि पर अवनालिका भी बनता है। आप देखे होंगे चंबल इलाके में खास करके बड़े बड़े खड्ड बने हैं गहरा गहरा, वो उसी का परिणाम है। तो उससे भी जो है सो बहता हुआ जल तेजी से मिट्टी का कटाव करता है। तेज पवन, जैसा कि आपको हम रेगिस्तानी इलाके में बताया कि रेगिस्तानी इलाके का जमीन जो है ढीला ढाला होता है और वहां ये तेज पवन जो है जमीन से मिट्टी को उठा करके और कहीं ले जा करके जहां उनकी शक्ति कमजोर होती है जाके फैला देते हैं। तो इस तरह से वहां भी मृदा अपरदन होता है। अच्छा, ढालू जमीन से मिट्टी उड़ा करके और दूसरे जगह पर ले जाते हैं। तो मृदा अपरदन के लिए जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक कारक जिम्मेवार होते हैं। तो दो तरह से मृदा अपरदन में हमने आपको बतलाया, एक मानवीय कारण है, मानवीय कारक जिसको हम बोलेंगे, जिसमें मनुष्य के द्वारा होता है, और दूसरा हमने प्राकृतिक कारक बतलाया जिसके अंदर तीन बातों को हमने बतलाया, पवन, जल तथा हिमनद। अब हम इस चैप्टर के अगले प्रश्न पर विचार करेंगे कि मृदा अपरदन और भूक्षरण को रोकने के उपाय। क्योंकि मृदा का ऊपरी परत हटना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि हम आपको बार बार बतला रहे हैं कि इसका जो ऊपरी परत है वही उपजाऊ होता है और उसी पर हमारा जो है सो ये खाद्य वाली समस्या है, भोजन वाली समस्या है। तो इसको रोकना भी बहुत जरूरी है हमको। तो इसको रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कितना क्या उपाय करें कि कम से कम हम नुकसान इसका हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम पर्वतीय इलाकों की ओर चलेंगे जहां मृदा अपरदन ज्यादा होता है, क्योंकि वो जमीन ढालू होता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे, यानी मोटे मोटे मेड़ बनाएंगे और मोटे मोटे मेड़ बना करके और हम बहते हुए पानी की गति को कम कर सकते हैं और वैसी स्थिति में मृदा अपरदन कम हो सकता है। इसके बाद मरुस्थलीय भाग जहाँ रेगिस्तानी इलाका है उसके चारों ओर हम पेड़ लगा करके मृदा अपरदन को रोकते हैं, क्योंकि पेड़ जब हम लगाएंगे तो उससे जो तेज हवा आएगी उस तेज हवा की गति को कम करेंगे पेड़, और फिर ये हवा में जब शक्ति नहीं रह जाएगी तो वो मृदा का अपरदन यानी मृदा के ऊपरी परत जो है उसको वो नहीं उठा पाएगा। इसके बाद अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहां छोटे छोटे पौधे हम लगाएंगे, घास लगाएंगे,
और इस तरह से करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है सो हम ये सब काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय उठना चाहिए। क्वेश्चन इसका छूट गया है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कि सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति अपनाना होगा पहाड़ी इलाके में। दूसरा है कि खेत के चारों ओर घास या छोटे पौधे लगाएंगे हम। पहाड़ी भाग में पशुओं की चराई पर रोक लगाएंगे। पर्वतीय ढालों पर जो है बांध बनाकर जल प्रवाह को रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करने से जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ का जमीन ढालू है, वहां की मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सीढ़ीनुमा कृषि। सीढ़ीनुमा कृषि का मतलब है कि ढालू जमीन पर मोटा मोटा मेड़ बनाएंगे। अच्छा, दूसरा, खेत के चारों ओर घास या छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। उससे क्या होगा कि बहते हुए जल की गति को ये जो पौधे हैं या जो घास होंगे वे कम करेंगे। इसके बाद पशुओं की चराई पर रोक। ये काम तो असंभव है, लेकिन फिर भी कोशिश करना होगा। पशुओं की चराई पर रोक लगाने से होगा क्या कि उस क्षेत्र में जो घास हैं वे उगेंगे और वे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होंगे। जो पर्वतीय ढाल है उस पर बांध यानी मोटे मोटे मेड़ बनाएंगे और उससे भी जो है जो तेज प्रवाह है बहते हुए जल का, उसको हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से करके हम मृदा अपरदन को रोक करके हम मृदा के ऊपरी परत को बचा सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे लिए तो है ही, और पूरे मानव समुदाय के लिए है, और केवल हमारे ही पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी, क्योंकि कोई भी आदमी होगा भोजन की जरूरत पड़ेगा ही उसको, और भोजन जब भी हमको मिलेगा तो मिट्टी से ही मिलेगा, मृदा से ही मिलेगा। इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के युग में, और इस सब पर प्रयास करना होगा ताकि भूमि के नुकसान को हम कर सकें, कम कर सकें। और तो इस तरह से इस चैप्टर में जो प्रमुख प्रश्न थे उसका हल हमने आपको बताया, और हम ऐसा विश्वास करते हैं समझ में आया होगा आपको। और अगर कोई दिक्कत हो रही होगी या नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और अब हम आपसे ये छुट्टी चाहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इसी तरह से हम आपकी सेवा आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।